नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सीरीज का साथियों पहला हमारा प्रश्न है, फ्लक्स का एक वेबर बल की कितने विद्युत लाइनों के बराबर होता है। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पहले इसमें दिया गया साथियों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा की बात की जाए साथियों, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बलय रेखाओं के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बलय रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? चुंबकीय बलय रेखा की संख्या को। यही बात जब साथियों इसकी टॉपिक विद्युत धारा की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में इसका जो तुलना की जाती है वो की जाती है विद्युत धारा के, विद्युत धारा से इसकी तुलना की जाती है और चुंबकीय बलय रेखाओं की तुलना की जाती है इलेक्ट्रॉनों से। ये बात याद रखिए। अब साथियों बात की जाए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बलय रेखाओं के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बलय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जब बात की जाए साथियों इसका प्रतीक, तो चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक होता है फाई। फाई का साइन आप समझते ही होंगे। और इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। अब साथियों क्वेश्चन में दिया गया है फ्लक्स का एक वेबर कितनी चुंबकीय बलय रेखाओं के बराबर होता है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? दूसरा मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल होता है। और साथियों एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के। किसके बराबर? एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। अब साथियों यहाँ पे इतने आपने देख लिया, चुंबकीय फ्लक्स का प्रत्येक फाई, मात्रक वेबर और एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करने जा रहे हैं। तो साथियों क्या कहा जाता है इकाई क्षेत्रफल में, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है इसका एक इंटू 1 सेंटीमीटर मान लो, ये एक क्षेत्र है। इकाई क्षेत्र में गुजरने वाले जितने इसमें चुंबकीय बलय रेखाएं गुजरेगी उस चुंबकीय बलय रेखाओं की संख्या के आधार पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तय किया जाता है। क्या किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किससे दर्शाया जाता है? बी से दर्शाया जाता है। और बी का फॉर्मूला क्या हो गया? इकाई घन क्षेत्रफल में गुजरने वाली चुंबकीय बलय रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या है? मात्रक हो गया साथियों फाई को दर्शाएंगे वेबर से, और ये ए है एरिया। एरिया को हमेशा किस में दर्शाते हैं? मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का बी प्रतीक है तथा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए होता है? यहाँ पे साथियों ऑप्शन देख के आपको पता ही चल गया होगा, डैम, स्पिलवेज, पेनस्टॉक। ये है टॉपिक किससे है? हम जल संयंत्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो उस टॉपिक से लिया गया है। यहाँ पे बात की जाए साथियों एक बड़ा बांध है, ये बांध है। यहाँ से एक पाइप गुजरती है जो कि एक इसके ऊपर क्या है? एक टैंक बनाया हुआ है। क्या बनाया है? टैंक। इसके साथ में यहाँ पे एक वाल लगाई जाती है और फिर ये एक ढलान बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पेनस्टॉक। क्या कहा जाता है? पेनस्टॉक। इसे क्या कहते हैं?
सर्ज टैंक क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, गेट वाल, और ये हो गया बांध। अब यहाँ पे क्या लगाई जाती है साथियों, ये हो गई टरबाइन लगाई जाती है, और ये एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत घर मान लो आप, और ये बचे हुआ पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब साथियों कहा क्या जा रहा है, सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। यहाँ पे टरबाइन है, बड़े अल्टरनेटर की टरबाइन है, ये बांध से पानी लिया गया, यहाँ पे वाल्व है, वाल्व को ओपन करने के पश्चात ये पेन स्ट्रोक के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे पानी का है वो बहाव तेज किया जाता है, मतलब स्पीड तेज गति से टरबाइन पे गिरे, इसलिए यहाँ पे पेन स्ट्रोक का ढलान बनाया गया है। मान लीजिए साथियों किसी कारणवश यहाँ पे टरबाइन कार्य नहीं कर रही है, और ये बहाव होने के कारण, तेज बहाव होने के कारण यहाँ पानी इकट्ठा होगा, तो ये सर्ज टैंक क्या होता है, इसमें ये आधा भरा तथा आधा खाली होता है, तथा इसका कार्य क्या होता है, पानी है ना, पानी को जमा करना तथा निकालना, मतलब इसका संतुलन बनाए रखना है। ये किसकी सुरक्षा करेगा, ये सुरक्षा करेगा साथियों पेन स्ट्रोक की, क्योंकि यहाँ पे वाल्व लगा होता है, वाल्व तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पानी का जो बहाव होगा, उस बहाव को कम या अधिकता करने के लिए सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है, और यह पेन स्ट्रोक की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो आगे ना समझ में, जल संयंत्र के द्वारा जब बांध से पानी स्पीड के द्वारा टरबाइन पे गिराया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, तो इसमें पेन स्ट्रोक एक ऐसा ढलान बिंदु है जहाँ पे पानी का प्रेशर बनाया जाता है, और उसमें पानी के प्रेशर को कम या अधिक करने के लिए सर्ज टैंक, जो कि अपने लेवल के हिसाब से पानी को एकत्रित करेगा और निकालेगा, तो इस हिसाब से क्या किया जाता है, सर्ज टैंक का उपयोग पेन स्ट्रोक की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 120 वोल्ट और 12 एम्पीयर के 60 साइकिल वाले एसी सर्किट में खालिस्तान 2 पावर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार के प्रश्न में आपको वोल्ट दे रखी है 120 वोल्ट, धारा दे रखी है 12 एम्पियर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज। क्योंकि यहाँ पे साइकिल है, मैं आपको पहले बताया था क्वेश्चन यहाँ पे सारे निमी भाषा में है, हम निमी भाषा के 10% महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्न सोल्व करने वाले हैं इसी सीरीज के अंदर। तो साथियों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी 60 हर्ट्ज। हर्ट्ज के अलावा दूसरा मात्रक क्या है इसका, साइकिल इसका दूसरा मात्रक है। अब 2 पावर वैल्यू अर्थात वास्तविक शक्ति यहाँ पे निकालनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा हुआ P बराबर VI cos फाई हो गया। अब साथियों यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक गलती हो जाएगी, यहाँ पे पूछा है 2 पावर वैल्यू। तो साथियों आप क्या करोगे, cos फाई मान लो ये 1 है, cos फाई का मान इकाई है, तो P बराबर VI, यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट करोगे 120 गुणा में 12, 12 बारी 144, 1440 वाट आ गया यहाँ पे। अब साथियों 1440 वाट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, चलो मान लिया यहाँ पे ऑप्शन दे दिया 1440 वाट, परंतु ये प्रश्न विद्युत विभाग के जो जिसने परीक्षा करवाई थी उसने गलत माना है। क्या माना है इसने, गलत माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसके द्वारा ये प्रश्न कैसे सोल्व किया गया, ज़्यादातर अधिक बच्चों ने इस पर रीट भी लगाई थी, परंतु इस प्रश्न को विद्युत विभाग ने गलत माना है। तो इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से उन्होंने किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास निकालनी है साथियों, ये जो मान है वो मान वास्तविक शक्ति की बात की जाए
तो P बराबर यहाँ पे निकाला V आरएमएस मान गुणा में I आरएमएस मान अपने को निकालना पड़ेगा। ये जो 120 वोल्ट और 12 एम्पियर का जो मान दिया गया है, ये दिया गया है अपने को किस चीज़ का मान है, आरएमएस मान, अधिकतम मान दिया गया जिसे हम आरएमएस मान में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, वी मैक्सिमम बटे वर्गमूल 2 गुणा में आई मैक्सिमम बटे वर्गमूल 2। इस प्रकार से हमें क्या करना है, तो साथियों यहाँ पे अपने पास वोल्टेज की अधिकतम वैल्यू क्या दी गई है, 120 बटे वर्गमूल 2 गुणा में 12 बटे वर्गमूल 2। जब वर्गमूल से वर्गमूल को गुणा करेंगे तो साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120 गुणा में 12 बटे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटा 6, तो 12 छिके 72 720 वाट इसका हमारा सही आंसर इसने माना है। परंतु अपन जल्दबाजी के अंदर अपने को 1440 वाट देते तो हम 1440 वाट करेंगे, परंतु इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि अपने को जो मान दिया गया है वो मान किस में दिया गया है, अधिकतम मान दिया जाता है, परंतु हमें यहाँ पे निकालना है वास्तविक पावर वैल्यू क्या है। तो वास्तविक के लिए पहले जो वोल्टेज दी गई है उसको हम आरएमएस मान में चेंज करेंगे, विद्युत धारा को भी आरएमएस मान में चेंज करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते समय 2 या 3 बार गहन अध्ययन के साथ ही से सॉल्यूशन करें ताकि आपका परीक्षा में 1 नंबर का यह क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को किस संदर्भ में मापा जाता है। तो साथियों यहाँ पे बात की गई है चुंबकीय परिपथ की। तो चुंबकीय परिपथ की जब चुंबकीय परिपथ की तुलना की जाए विद्युत परिपथ से, तो यहाँ पे साथियों चुंबकीय परिपथ में अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को किस संदर्भ में मापा जाता है। तो साथियों यहाँ पे बात की जाए चुंबकीय परिपथ की, चुंबकीय परिपथ तथा विद्युत परिपथ की। तो साथियों चुंबकीय परिपथ के अंदर चुंबकीय विभव को कहा जाता है चुंबक वाहक बल, और विद्युतीय परिपथ में इसे कहा जाता है विद्युत वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल को कहा जाता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और यहाँ पे कहा जाता है ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। यहाँ पे इसकी तुलना होगी। इसके अलावा साथियों हम बात की जाए चुंबकीय फ्लक्स की तुलना की गई है किससे, विद्युतीय परिपथ के अंदर धारा के साथ में। उसके अलावा धारा का जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वो वेबर, और धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर दिया गया है। घनत्व की बात की जाए साथियों डेंसिटी की, तो ये दिया गया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में दिया गया है। अब हम बात की जाए साथियों यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का जो विरोध करेगा वो क्या कहलाएगा, रिलेक्टेंस, जिसे R से दर्शाया जाएगा, और यहाँ पे इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, प्रति हेनरी। साथ ही जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या हो इस विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, जिसे R से डिसाइड करते हैं, और इसका मात्रक क्या है, ओम है।
तो साथियों किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को एमएमएफ के द्वारा मापा जाता है, जिसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक साइनोसाइड करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पीयर हो तो करंट का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म फैक्टर क्या दिया गया है अपने को, फॉर्म फैक्टर दिया गया है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना है 1। अपने को आई धारा का एवरेज मान दिया गया 20 एम्पीयर। तो साथियों फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है वो क्या है, आरएमएस या वास्तविक मान बटे औसत मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। तो फॉर्म फैक्टर का मान अपने को दिया गया है 1, वास्तविक मान अपने को क्या निकालना है आई, आरएमएस मान अपने को निकालना है, औसत मान कितना दिया गया है 20 एम्पीयर निकाला दिया गया है। हम वज्र गुणा करेंगे तो आई आरएमएस बराबर 20 गुणा में 1 तो बराबर क्या आ गया 20 एम्पियर अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 20। सही मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अगर अपने को फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आया तो फॉर्म फैक्टर का होता है वास्तविक शक्ति तथा औसत शक्ति, वास्तविक करंट तथा औसत करंट, वास्तविक राशि बटे औसत राशि का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे अपने को इसमें वास्तविक जिसे आईआरएमएस है इसका मान निकालना है, फॉर्म फैक्टर दिया गया है, औसत मान धारा का दिया गया है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा मापक उपकरण चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है। चुंबकीय फील्ड की शक्ति को कौन मापता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, गॉस मीटर। गॉस मीटर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को मापता है। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे दिया गया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है साथियों, यह निम्न धारा को मापेगा। क्या करेगा, कम धारा को मापता है, जिसे यहाँ पे या धारा की दिशा हम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है ओम मीटर, तो ओम मीटर क्या करता है, परिपथ का प्रतिरोध मापता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर को हम क्या कहते हैं, टोंग टेस्टर भी क्या कह सकते हैं, टोंग टेस्टर भी कहा जा सकता है, जिसे हम चलते हुए लाई कंडक्टर के अंदर धारा का मान मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में वाट मीटर दिया गया है, और वाट मीटर का कार्य क्या है, शक्ति मापने के लिए वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का धारा की दिशा मापने के लिए, ओम मीटर का प्रतिरोध मापने के लिए, क्लैंप मीटर जिसे टोंग टेस्टर कहा जाता है, चलती विद्युत लाइन में विद्युत धारा का मान मापने के लिए क्लैंप मीटर का उपयोग किया जाता है। वाट मीटर के द्वारा शक्ति तथा गॉस मीटर का उपयोग चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है। साथियों किसी चालक के अंदर, ये अपने पास चालक है, इसमें जो विद्युत धारा का विरोध करेगा उस वह क्या कहलाएगा, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जिसका प्रतीक आर तथा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हमारा सही आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, किसी सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टर और 5 एम्पीयर का करंट प्रवाहित हो तो पूरे रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज का मान निकालें।
तो साथियों यहाँ पे आपको हमें अभी बताया था कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। अपने को वोल्टेज का मान निकालना है, धारा का मान कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर दिया गया है, तथा प्रतिरोध कितना दिया गया है 20 ओम दिया गया है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में 10, 1 शून्य से 1 2 शून्य कट के 5 दुए 10 ओम यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे क्या आ गया विद्युत का मान आ गया। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की अंगुली क्या दर्शाती है। तो साथियों इस प्रश्न में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको ये बता देता हूँ। सीधा सीधा यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम विद्युत मोटर पे कार्य करता है तथा दायां हाथ नियम जनरेटर में काम लिया जाता है। अब साथियों फ्लेमिंग के अनुसार अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि यहाँ पे ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ, ये मान लीजिए अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा या दूसरी उंगली या बीच की उंगली जिसे कहा जाता है। तो साथियों फ्लेमिंग के अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा क्या दर्शाएगा, अंगूठा दर्शाएगा चालक की गति या घुमाव की दिशा या बल। अंगूठा क्या दर्शाएगा, बल, चालक की गति या घुमाव की दिशा दर्शाएगा। उसके बाद में जो तर्जनी अंगुली है या पहली अंगुली दिखाएगी साथियों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा बीच की अंगुली क्या दर्शाएगी विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम विद्युत मोटर पे कार्य करता है। फ्लेमिंग के अनुसार अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जिसका अंगूठा मोटर पे या जो गति है उसमें जो घुमाव है, घुमाव की दिशा या घुमाव का बल दिखाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को तथा मध्यमा या बीच की अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसका इस हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कंडक्टर से प्रवाहित होने वाली करंट की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार बीच की अंगुली दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है सीरीज में जुड़े 3 कैपेसिटर के लिए कुल धारिता का पता लगाएं तथा उनकी अलग अलग धारिताएं 12 माइक्रोफेरेड, 13 माइक्रोफेरेड तथा 25 माइक्रोफेरेड है। तो सीरीज में जुड़े हैं साथियों, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तीन कैपेसिटर है जो कि एक 12 माइक्रोफेरेड, 13 माइक्रोफेरेड तथा 25 माइक्रोफेरेड है। तो यहाँ पे सीरीज में जुड़ेंगे तो इसकी सीरीज में कुल धारिता क्या होगी, 1/CT बटे 1 C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे क्या निकालेंगे, 1/CT बराबर 1/12 प्लस में 1/13 प्लस में 1/25। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब जितना मान इसको सॉल्यूशन को सोल्व करने के बाद आया, जैसे 1/x इसका मान आ गया, तो CT का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर। आप इस तरीके से सोल्व कर लेना, इसका थोड़ा फॉर्मूला अलग है। अगर यही जुड़े होते समांतर के अंदर तो समांतर में क्या हो जाता, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, CT बराबर C1 प्लस में C2 प्लस में C3 हो जाता।
और इसका 12 और 13 25 और 50 इसका क्वेश्चन सही आ जाता। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि इसमें आप ये समझ लेना, जो 3 मान हैं जो धारिता वाले कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं, इनको जो मान निकालेंगे तो सबसे कम मान किसका आएगा, जो 12 से कम है उससे भी मान क्या आएगा, कम आएगा। परंतु यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे जो मिस्टेक क्या हुई है, इसे क्या कहा जाता है, समांतर में जुड़े। गलत हुआ, इसमें समांतर में जुड़े 3 कैपेसिटर की कुल धारिता कितनी आएगी, C1 C2 C3 जोड़ेंगे 12 13 25 और 25 50, तो 50 इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर फैक्टर व्यक्त किया जाता है। तो पावर फैक्टर मैंने अभी बताया था साथियों, पावर को, तो P बराबर V गुणा में I गुणा में कोस फाई को पावर फैक्टर निकाला जाता, विद्युत पावर को निकाला जाता है। तो P बराबर VI, V यहाँ पे क्या है, विद्युत वोल्टेज, जिसे V से दर्शाएंगे वोल्टेज में, I एम्पियर में विद्युत धारा, और कोस फाई क्या है, पावर फैक्टर है या पावर गुणक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, एक बिना फिल्टर के रेक्टिफायर में सर्किट का आउटपुट क्या होगा। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, परंतु जिस हमें रेक्टिफायर का साइन क्या है, ये है, जब एसी से डीसी में बदलेंगे तो डीसी के अंदर कुछ एसी के अंश मिले होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अशुद्ध डीसी प्राप्त होती है, और इसे शुद्ध डीसी में बदलने के लिए फिल्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे कहा गया है कि एक बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट क्या होगा, तो वह आएगा कंपन युक्त डीसी, अर्थात इसके अंदर कुछ एसी के गुण रह जाएंगे और अपने पास जो डीसी प्राप्त होगी वो इस तरीके से प्राप्त होगी। तो साथियों यहाँ पे क्या कहा जाता है कि रेक्टिफायर का आउटपुट फिल्टर परिपथ के द्वारा शुद्ध किया जाता है, परंतु बिना फिल्टर सर्किट के डीसी कंपनियां अपने को प्राप्त होगी। अगला हमारा प्रश्न है, एक वायर के 150 टन कॉइल मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है जिससे होकर 2 एम्पियर करंट प्रवाहित हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है साथियों, चुंबक वाहक बल, मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, MMF। अब आपको मैं बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे MMF क्या होता है कि चुंबकीय परिपथ में टर्न की संख्या तथा प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, MF कहते हैं। अर्थात जो टर्न होते हैं जिसे कहा जाता है N से, तथा गुणा में प्रवाहित होने वाली धारा I के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय वाहक बल। टर्न कितने है पास, अपने पास 150, धारा कितनी है 2 एम्पियर। तो MMF क्या हो जाएगा, 150 दूनी 300 एम्पियर, एम्पियर टर्न, या जिसे कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है। MMF को दर्शाया जाता है MMF से, तथा इसका जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, एम्पियर टर्न इसका मात्रक, या AT जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। तो साथियों बैटरी का चार्जिंग का स्थिति का अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इलेक्ट्रोलाइट का
खालिस्तान बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। तो साथियों, बैटरी की चार्जिंग स्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बैटरी की फुल चार्ज स्थिति, चार्ज स्थिति तथा डिस्चार्ज स्थिति का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अपेक्षित घनत्व का मान कितना होगा। तो फुल चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व है 1.25 से 1.28, अर्थात आप कह सकते हो 1250 से 1280 के बीच होता है। चार्ज की अवस्था के अंदर 1180 या 1.18 से 1.25 के मध्य, परंतु डिस्चार्ज स्थिति में यह विशिष्ट गुरुत्व 1.18 से कम पाया जाएगा। और यह क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जो कि बैटरी की चार्जिंग, फुल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्थिति को पता लगाया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, पूरे रेजिस्टर में विभवांतर का पता लगाएं जब 5 ओम के रेजिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया गया है? प्रतिरोध दिया गया है 5 ओम, और ये हीट यहाँ पे क्या दी गई है, या ऊष्मा का मान कितना दिया गया है? 125 जूल दिया गया है। और तो साथियों, हमें निकालना क्या है? विभवांतर वोल्टेज का मान निकालना है। तो साथियों, डायरेक्ट ताप, ऊष्मा और प्रतिरोध का कोई फॉर्मूला नहीं है, परंतु एक फॉर्मूला क्या है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे T अपने पास क्या दिया गया है? 1 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? धारा का मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धारा का। तो धारा का मान निकालने में पहले आई स्क्वायर बराबर H बटे आर टी। तो यहाँ पे H का मान कितना है? 125, R का मान कितना है? 5, और समय कितना है? 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 से 125 को काटा, 25 5 125 आ गया। तो आई स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास? 25। आई का मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल बराबर 5 आ गया। 5 एम्पीयर यहाँ पे धारा आ गई। अब क्या कहा गया है? पूरे रजिस्टर में विभवांतर का। तो V बराबर आई आर, आई का मान अपने पास कितना है? 5 एम्पियर, गुणा में प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तो वोल्टेज कितनी आ गई? 25, 5 5 25 वोल्ट हमारे पास कितना आ गया? विभवांतर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, कुंडलन के वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 ओम की बाधा हो और कुंडलन के माध्य धारा का प्रवाह है 4 एम्पीयर हो। तो साथियों, यहाँ पे अपने पास क्या दिया गया है? प्रतिबाधा। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था V बराबर आई आर। यहाँ पे प्रतिबाधा अर्थात इसका अर्थ है बाधा मतलब प्रतिरोध का, जो कि 160 ओम है, और परंतु धारा कितनी है? 4 एम्पीयर। तो V बराबर आई आर वोल्टेज निकाल सकते हैं 160 गुणा में 4 एम्पीयर, 16 चौके 64 मतलब 640 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इसका सही आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति निर्धारित करें जो कि 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पीयर करंट लेता हो। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P बराबर वी आई। पावर निकालनी है अपने पास। वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट, गुणा में धारा कितनी है? 5। तो बाई 5 110, तो मतलब 1100 वाट अपने पास क्या आ गई? शक्ति आ गई। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज क्वेश्चन को, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली सीरीज के अंदर। हमने पढ़ लिया है इस सीरीज के महत्वपूर्ण
30 और 17 टोटल 47 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। इस टारगेट को हम पूरा करेंगे 10,000 प्रश्न तक। 10,000 प्रश्न, और हो सके तो हमारे पास ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम प्रत्येक वीडियो के अंदर 15 या 20 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।